राजकुमारी शर्मा। जैसे मैंने हिंदी भाषा और संप्रेषण में दूसरी इकाई संप्रेषण के प्रकार के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ। पहली जो इसका प्रकार था मौखिक और लिखित संप्रेषण पर अपनी बात कही। दूसरे वीडियो में मैंने आपके वैयक्तिक संप्रेषण और सामाजिक संप्रेषण पर बात की। आज इसके पर आधारित व्यावसायिक संप्रेषण व व्यावसायिक पत्र लेखन पर मैं आज बात करूंगी। व्यवसाय से हमारा तात्पर्य है व्यवसाय से संबंधित क्रियाओं का रूप स्वरूप। व्यवसाय में संप्रेषण की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय करते समय व्यक्ति के पास संबंधित सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति संप्रेषण द्वारा अपनी बात कह और सुनकर समझ भी सकता है और दूसरों को समझा भी सकता है। व्यावसायिक संप्रेषण किसी भी संस्था, कंपनी और प्रबंधीय कार्यों में सफलता पूर्वक अपनी बात को कहना और समझाना ही व्यावसायिक संप्रेषण है। व्यावसायिक संप्रेषण में व्यक्ति अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है इसमें नियोजन और संप्रेषण। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यावसायिक संप्रेषण करते समय हमें नियोजन और संप्रेषण की व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से चीज़ों को हम नियोजित कर पाएं। यदि कहने का तात्पर्य है किसी कंपनी या संस्था में हम किसी भी तरह की कोई भी गोष्ठी करवाते हैं या किसी भी तरह की रूपरेखा को प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए हमें नित्य रूप से प्रयासरत रहना चाहिए। उसकी तैयारी हमने पहले से ही कर लेनी चाहिए कि इसमें किन किन चीज़ों का किस किस रूप में हमें समय और आधार लगना होगा, क्या क्या सामग्री हमें यहाँ पर चाहिए, सबका हमें नियोजन कर लेना चाहिए। दूसरा है संगठन और संप्रेषण। संगठन और संप्रेषण से हमारा तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि संप्रेषण एक बहुत बड़ा संगठन है जिसके द्वारा हम अपनी भावना अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं और उस संगठन के द्वारा हम चीज़ों को भी अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह के समुदाय से, संस्था से, कंपनी से हमारा वार्तालाप है, हमारी बातचीत है और उन्हें किस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया हमें देनी है, क्या क्या सामग्री हमें वहाँ पर उपलब्ध करानी है, इन चीज़ों का हमें संगठित रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है इसमें निर्णय और संचार। निर्णय और संचार से हमारा तात्पर्य है अगर हम किसी चीज़ विषय को वहाँ पर पारित करते हैं, किसी विषय की रूपरेखा को स्पष्ट करते हैं, तो उसमें सभी के परामर्श की आवश्यकता होती है, सभी के दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है, सभी के निर्णयों की भी आवश्यकता होती है कि इसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। जब भी हम किसी व्यावसायिक संप्रेषण की बात करते हैं तो हम पूरी तरह से उसके लाभ और हानि को देखकर उसमें चीज़ों का संगठन या नियोजन या निर्णय लेते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि संचार के द्वारा ही सब चीज़ें संभव है कि हम संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण के द्वारा हमें दूसरों के विचारों का पता चलता है, उनके अनुभवों का पता चलता है और उसमें हम अपनी अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करके चीज़ों को और ज़्यादा सरल रूप में, अनुभवी रूप में वहाँ पर कारगर कर सकते हैं। चौथा है समन्वय और संप्रेषण। जैसे कि हम जानते हैं कि समन्वय की प्रक्रिया एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अगर हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद हम उसे औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से हम जानने की कोशिश भी करते हैं। उसके कार्यों के द्वारा भी हम उसकी स्थिति परिस्थितियों को देखते हैं, समझते हैं और उससे जुड़ने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। संप्रेषण की एक ये बहुत बड़ी महत्ता है कि आप निजी रूप से भी आप जुड़ते हुए दिखाई देते हैं और औपचारिक रूप से भी आप जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगला है इसमें नियंत्रण और संप्रेषण। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी आयोजन को पूरी तरह से तैयारी करना, उस पर अपना स्वयं का नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब चीज़ें नियंत्रित होगी तभी उसमें सफलता का भाव स्पष्ट होगा। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी आयोजन के लिए हमें सामग्री चाहिए, सामग्री से संबंधित अनेक प्रकार की लोगों से वहाँ पर विचार विमर्श होगा, सदस्यों के पास पूर्ण रूप से लिखित रूप से सामग्री भी वहाँ पर जानी चाहिए, कितना आय व्यय का रूप स्वरूप वहाँ पर देना, इन सब चीज़ों का भी नियंत्रण संप्रेषण के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है कि क्या क्या कठिनाइयाँ उसमें उत्पन्न हो रही है और इन कठिनाइयों के समाधान के लिए किस तरह की चर्चा परिचर्चा की भी आवश्यकता पड़ती रहती है। अगला है न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन। जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि हम भारतीय है और भारतीय संस्कृति में